गाइज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। गाइज अब तक हम 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 71 यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र, और ये लेक्चर नंबर 12 है भैया। 11 क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली 11 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने भैया क्वेश्चन नंबर 71। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण का आकार घटता है, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण का आकार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका का आकार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका का आकार घटता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 27/11/2018 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया। रेगुलर हमारी शाम 7 बजे क्लास आती है इस जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की। 1 फरवरी से मैंने जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच स्टार्ट किया था रेलवे वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूं जो आपसे 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया। जूलॉजी लगभग कंप्लीट होने वाली है, 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसके बाद में बॉटनी बची हुई है। तो आराम से हम 1-1.5 महीने में आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्जाम के पहले। पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। इस चैप्टर की 11 क्लास में पहले करवा चुका है, ये 12वीं क्लास है। अब समझिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब तो आज लास्ट क्लास है ये, इसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से हम तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नर युग्मक के बारे में तो आप जानते हो, क्या होता है नर युग्मक। नर युग्मक होता है भैया शुक्राणु, स्पर्म। और मादा युग्मक क्या होता है। मादा युग्मक होता है भैया अंडाणु। जिसे आप एग भी लिख सकते हो और ओवम भी लिख सकते हो, ठीक है। नर युग्मक क्या है शुक्राणु और मादा युग्मक क्या है अंडाणु। जब ये दोनों आपस में संलयन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। और इस निषेचन के तहत किसका निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना ये जो युग्मनज है, ये जो जाइगोट है, ये एक कोशिकीय संरचना है। ये एक कोशिकीय संरचना है। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं भैया तो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु ये आपस में जुड़ गए, है कि नहीं है। इसके बाहर भैया जोना पेलुसिडा की एक परत होती है। ये क्या है, जोना पेलुसिडा, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, और इसके बाहर एक परत और होती है, वो होती है भैया कोरोना रेडिएटा की। कोरोना रेडिएटा की तो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा की परत होती है। तो ये क्या है, ये आपका युग्मनज है, ये आपका जाइगोट है। अब ये जो जाइगोट होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, कहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, आप सभी को पता है महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में होती है, डिंब वाहिका नली में होती है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जिसके तहत युग्मनज व जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि एक कोशिकीय संरचना है। यहाँ पर मैंने युग्मनज व जाइगोट का डायग्राम बनाया है। अब इस युग्मनज व जाइगोट में एक विदलन की प्रोसेस होती है। अब समझ में, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये विदलन है क्या भैया, ये विदलन विभाजन क्या है। तो विदलन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। और इस कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो कोशिका का आकार है भैया वो घट जाता है। याद रखना, कोशिका का आकार इसमें घटता है और कोशिका की संख्या बढ़ती है।
ये एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है विदलन, जिसमें कोशिकाओं का आकार तो घटता है और कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती है भैया। इतनी बात समझ में आ गई। दोबारा बोल देता हूं, विदलन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें कोशिकाओं का आकार घटता है और भैया कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। इतनी बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कोशिकाओं का आकार क्या हो रहा है? आकार तो भैया घटता जा रहा है और इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है भैया। तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि ये युग्मनज है, ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट में क्या हुआ भैया? इस जाइगोट में इस विदलन प्रोसेस के तहत क्या होता है? एक प्रकार का कोशिका विभाजन है ये विदलन, जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन आकार जो है वो घटता है। अब देखो होता क्या है, ये ऊपर वाली जो जोना पेलुसिडा होती है ना, ये गायब होना स्टार्ट हो जाती है और ये जो एक कोशिका है अंदर की तरफ, यहाँ पर दो कोशिका हो जाएगी भैया और इसके चारों ओर क्या रहेगा? ये जोना पेलुसिडा रहेगा। ये दो कोशिकीय संरचना है भैया। फिर दो से क्या होगा? ये कोशिकाएं चार हो जाएगी भैया। ठीक है, अब धीरे धीरे जोना पेलुसिडा जो है वो गायब हो जाएगी। वैसे ही 4 से 8 बनेगी भैया, 4 से 8 सेल वाली संरचना बनेगी, 8 से 16 कोशिका वाली संरचना बनेगी, 8 से 16 सेल वाली संरचना बनेगी। अब आपको बताना है कि 16 कोशिकीय जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है। फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 32 कोशिकीय संरचना होती है उसको क्या कहते हैं। और फिर 32 कोशिकीय संरचना के बाद में ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुट्टी का निर्माण होता है, जो कि 7 दिन के पश्चात, युग्मनज के 7 दिन के पश्चात, जिस दिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके 7 दिन के पश्चात ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धस जाती है। गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो ब्लास्टोसिस्ट धसती है भैया। उसके बारे में मैंने भैया चैप्टर में पढ़ाया है, जा करके देख लेना। आपने अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये जो विदलन की प्रोसेस हो रही है, इस विदलन की प्रोसेस के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विदलन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें कोशिकाओं का आकार तो घटता है। देखो आकार तो घट जाए, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, कोशिका का आकार घटता है। कोशिका भाई 1 से 2 बनेगी तो सिंपल सी बात, आकार घट गया, लेकिन इसकी संख्या बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, फिर 2 से 4 हो गई, लेकिन आकार घटता जाता है। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। भ्रूण का आकार घटता है ये गलत है भैया, भ्रूण का आकार बढ़ता है ये गलत है, कोशिका का आकार बढ़ता है, बढ़ता नहीं है भैया, कोशिका का आकार घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 27/11/2018 को। याद रखना, जो 16 कोशिकीय समूह होता है, 16 कोशिकीय जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मोरूला कहा जाता है। जो 32 कोशिकीय संरचना होती है उसे ब्लास्टोला कहा जाता है। 32 कोशिका के बाद में जिस संरचना का निर्माण होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, कोरक पुट्टी कहा जाता है, जो कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धसेगी भैया। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाकर आ गया हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 72। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि जो गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए, जो गर्भनिरोधक जो विधि होती है इनका उपयोग क्यों किया जाता है भैया। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, रक्तचाप को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है थकावट से निजात पाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है गर्भावस्था से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु से होने वाले संक्रमण की रोकथाम से बचने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2022 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है। इस जनशताब्दी एक्सप्रेस में एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है फिर भी अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो फिर भी आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, अगर आप ध्यान से एक एक चीज बात को नोट करोगे और लिखोगे तो भैया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से बचने के लिए भैया गर्भ निरोध विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधि है। कंडो पहली विधि, दूसरी कोपर्टी, तीसरी मुखी गोलियां, इसके अलावा
इसके अलावा नसबंदी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि नर की नसबंदी को क्या कहा जाता है और मादा नसबंदी को क्या कहा जाता है। नर की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। नर नसबंदी क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी। और मादा नसबंदी को, महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। बताइए, नर नसबंदी को और मादा नसबंदी को क्या कहा जाता है। नर नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है और मादा नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ये भैया ये कुछ विधियां है, गर्भ निरोधक की कुछ विधियां है भैया, जिनके द्वारा गर्भधारण रुक सकता है भैया, गर्भधारण से बचा जा सकता है। जैसे कि कंडोम है, कोपर्टी है, मुख की गोलियां है और नसबंदी है। नसबंदी में नर नसबंदी से वेसेक्टोमी कहा जाता है, मादा नसबंदी से ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंडोम और कोपर्टी का उपयोग बताया था। मुख्य गोलियों से संबंधित अभी आगे आने वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कल की क्लास से नहीं देखी और इससे पहले की क्लास से नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। बोलो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं, फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी जानकारी, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ हो जाएगी भैया। जिससे होगा क्या, जैसे ही आप आपके एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो वहाँ पर भैया आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का आप तुरंत आंसर दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में ये भी बता दिया करो कि आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है या नहीं आता। जो कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ क्या वो वास्तविकता में सही है या फिर गलत है। और चैनल पर नए आए हो ना भैया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो फिर भैया नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। और यूट्यूब क्या है, हमारे वीडियो को ज़्यादा इंप्रेशन भेजता नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि हम गर्भावस्था से बच सकें। ये कुछ विधियां हैं जैसे कि कंडोम है, कोपर्टी है, मुख्य गोलियां है, नसबंदी है। नर की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है। कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है जब यौन अवस्था प्रारंभ होती है, जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तब। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मासिक धर्म, ऑप्शन नंबर बी है मोटापा, ऑप्शन नंबर सी है आवाज में बदलाव, ऑप्शन नंबर डी है मुंह से आना। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/8/2022 को। बताइए क्या राइट आंसर होगा भैया। अरे भैया मासिक धर्म आता है क्या, आप सभी को पता है। जैसे ही महिलाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र स्टार्ट होती है, वैसे ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है भैया, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे पीरियड्स के नाम से जाना जाता है, आर्तव चक्र के नाम से जाना जाता है, माहवारी के नाम से जाना जाता है, रजोधर्म कहा जाता है, मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। इसे बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है महिलाओं में, ठीक है। तो ये तो चरण है भैया यौन विकास का। इसके अलावा मोटापा है क्या, मोटापा नहीं है भैया। कोई जरूरी नहीं है कि मोटापा आए। किशोर अवस्था में कोई जरूरी नहीं है कि भैया, जब किशोर अवस्था आती है तो कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसमें मोटापा जरूरी नहीं है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक हिस्सा नहीं है मोटापा भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आवाज में बदलाव आता है, आपने देखा होगा लड़कों की आवाज किशोर अवस्था के पश्चात भारी हो जाती है। शुरुआत में तो बच्चों की आवाज तो सबकी एक जैसी होती है और लड़कियों की आवाज है वो पतली हो जाती है। मुंह से आना भैया, मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही किशोर अवस्था स्टार्ट होती है चेहरे पर फुंसी, मुंह से आपको दिखाई देने लग जाती है। ये सब शारीरिक परिवर्तन के कारण होता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/8/2022 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा भैया मोटापा, ठीक है। ओके, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं। एक बार और क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूं। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं। आपकी ये ऑप्शन है भैया, गोलियों के सेवन से, फैलोपियन ट्यूब का शल्य क्रिया अवरोधन, कॉपर टी लगाना, कंडोम का प्रयोग। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 11/10/2022 को। कंडोम का उपयोग आप सभी को पता है शुक्राणुओं को गर्भाशय ग्रीविया तक जाने से रोकने का काम करता है। कॉपर टी क्या करता है, ये महिलाओं में 3 से 5 साल के लिए ये भैया गर्भाशय में लगाया जाता है। ये क्या करता है, शुक्राणु की जो दर होती है, शुक्राणु की जो गति होती है उसको कम कर देता है। ये कॉपर व प्लास्टिक की अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के सवार एक संरचना होती है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। फैलोपियन ट्यूब को शल्य क्रियात्मक अवरोधन, ये कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब को शल्य चिकित्सा द्वारा, कहने का मतलब उसको कट करके बांध दिया जाता है। आपने देखा होगा जो महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। उसमें क्या होता है, ये जो अंडवाहिनी होती है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, इसे भैया शल्य क्रिया द्वारा यानी कि चिकित्साओं के द्वारा यानी कि सर्जरी के द्वारा, आप कुछ भी कह दीजिए भैया, इस अंडवाहिनी को कट करके बांध दिया जाता है ताकि जो अंडाशय है वो भैया गर्भाशय तक नहीं पहुंचता है। तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिलते हैं अगर बीच में से बांध दिया जाता है तो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन नीचे के गलत हो जाएंगे। गोलियों के सेवन से भैया हर हमेशा याद रखना है हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है, हार्मोन के संतुलन में बदलाव आता है, हार्मोन का जो स्तर है वो लेवल कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो ग्राफीन पुटक फटता है LH हार्मोन की प्रेरणा से तो अंडाणु बाहर निकलता है, यानी कि द्वितीय कंडक शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से नहीं, ग्राफीन फॉलिकल से, ग्राफीन पुटक से LH हार्मोन की प्रेरणा से। जब यह ग्राफीन फॉलिकल या ग्राफीन पुटक जब फटता है तो द्वितीय कंडक बाहर निकलता है। इस द्वितीय कंडक पर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, इन दोनों की परत होती है, आप सभी को पता है। द्वितीय कंडक बाहर निकलने के बाद में ये जो ग्राफीन पुटक का बचा हुआ भाग होता है ये कार्पस ल्यूटियम होता है। ये एक हार्मोन का स्राव करता है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसे बनाए रखने में सहायक होता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो भैया पूरे 9 माह तक ये गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उसे ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये बनाए रखने का काम करता है। अगर आप इन गोलियों का सेवन करोगे भैया जो गर्भ निरोधक है तो ये क्या करेगा, ये भैया ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसके लेवल को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है भैया वो टूट जाएगी और गर्भपात हो जाएगा। तो याद रखना हर हमेशा इन जो गोलियों का सेवन करते हैं उनमें क्या होता है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है या उनमें बदलाव आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 11/10/2022 को। बोलो किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। देखिए भैया ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और आज का भी और भैया इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि मानव नरों में वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं, क्या रीजन हो सकता है। पहली बात तो ये है कि उदर गुहा के बाहर नहीं होते, वो भैया श्रोणी भाग के बाहर होते हैं या श्रोणी गुहा के बाहर होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी ऊपर रह जाती है, पेल्विक कैविटी थोड़ी नीचे आती है, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो। मानव नरों में वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। आप सभी को पता है हमारे दोनों पैरों के जस्ट बीच में, शीशन के जस्ट नीचे की तरफ एक थैलीनुमा संरचना होती है कुछ इस तरीके से। इसमें क्या होते हैं, इसमें वर्षण उपस्थित होता है। ये जो थैलीनुमा संरचना होती है इसे वर्षण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्षण कोष कहा जाता है। इसे स्क्रोटल सेक या फिर स्क्रोटम कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। और ये जो होता है ये होता है टेस्टिस, ये टेस्टिस होता है, अर्थात ये वर्षण होता है। और वर्षण एक जोड़ी होता है,
इसी वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए जो आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। कब पूछा गया? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 22/8/2022। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। हमारे जो शरीर का तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे 2 से लेकर के 3 डिग्री कम तापमान को बनाए रखने का काम करता है कौन? ये वर्षण कोश। और इस वर्षण कोश में टेस्टिस वर्षण उपस्थित होता है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। शुक्राणु बहुत जरूरी है। शुक्राणु वह जनन कोशिका होती है जिसमें वह क्षमता पाई जाती है जो आगे जाकर के एक नई संतति का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है, इससे पहले 70 क्वेश्चन नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो जाकर के देख लीजिए। वैसे मैंने जूलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस का, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वास्तविकता में मिला है कि भैया कुछ अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।